प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवात के विषय में, साइक्लोन के विषय में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर साल यही अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर के आसपास तक जो भी हमारे समुद्र तटीय इलाके हैं, चाहे उड़ीसा हो गया या आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इधर हम लोगों को चक्रवात देखने को मिलते हैं। और ये चक्रवात जब आते हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में तबाही मचाते हैं, जिससे जन धन की बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि होती है। और इसके बाद में जो भी आपके नौसेना वाले होते हैं वह बचाव के लिए आगे आते हैं। और इसके बाद में देखिए हम लोग बात करते हैं कि चक्रवात कैसे आता है। तो चक्रवात आने का मेन रीज़न है आपका, यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे देखिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है और इसके बाद में आपका वो रिवोल्यूशन भी कर रही है, मतलब रोटेशन भी कर रही है। और इसके बाद में रिवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा आपका परिक्रमण हो जाएगा, और इसके बाद में परिभ्रमण भी कर रही है। तो पृथ्वी का परिभ्रमण जब पृथ्वी करती है तो क्या होता है कि एक आभासी बल पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण किसी वस्तु पर एक आभासी बल लगता है जो उसमें विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। अर्थात जैसे यदि वायु है तो पृथ्वी जब घूमेगी तो कुछ जो वायु है इधर आपका टर्न हो जाएगा और इसके बाद में कुछ जो वायु है इधर मुड़ जाएगा। तो अब बात करते हैं चक्रवात का। तो जैसे मान लीजिए आपका महासागर है, तो जो भी महासागर होता है तो यहाँ पे आसपास में एयर है। अब देखिए यहाँ पे जब सूर्य की जब किरण इसमें पड़ेगी तो जो ये एयर है यहाँ की, यह एयर ठंडी हो जाएगी। ठंडी होकर क्या करेगी, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे जैसे यह ऊपर उठती जाएगी वैसे वैसे यह और वायु के साथ मिलकर विकराल रूप धारण करने का कार्य करेगी और वही चक्रवात का निर्माण करती है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आपका बात करते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की वायु का तीव्र रूप से ऊपर उठकर बवंडर का रूप लेना ही क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है, जो अभी मैं आपको समझाया हूँ। फिर इसके बाद में देखते हैं वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्री पवन विक्षोभ को, वही जो आपका आभासी बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो भी पवन होती है उस पर आभासी बल एक लगता है जिसको कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं, जिसके कारण पवन में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और इसी विक्षोभ के कारण चक्रवात उत्पन्न होता है। और इसके बाद में देखिए मैं अभी बताया हूँ कि वायुदाब जो चक्रवात होता है उसमें वायुदाब अंदर से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। इसका मतलब जो अंदर की ओर वायुदाब होता है वो लो प्रेशर होता है, और इसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो आपका हाई प्रेशर हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि अभी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इसके बाद में यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को पूरा आप देखिए, आपको चक्रवात के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी देखिए इस समय क्या है, हाल ही में आपका आया था 18 तारीख के आसपास में, अभी ताउते आया था। ताउते जो आपका गोवा के पास में आया था वो, और इसके बाद में गया था महाराष्ट्र की ओर, गुजरात की ओर, और इसके बाद में उसका कुछ प्रभाव राजस्थान में देखा गया था, और उसी का प्रभाव के कारण अभी हाल ही में हमारे तरफ भी बारिश हुई थी। तो ताउते काफ़ी तबाही मचाया था। और इसके बाद में अभी मौसम विभाग कोलकाता के द्वारा एक सूचना जारी की गई है कि आपका 25 से लेके 28 मई के आसपास में जो बंगाल की खाड़ी है उसके पास में एक यस नामक का चक्रवात अभी आने वाला है, जो बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में आपका ये मतलब इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद में धीरे धीरे बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा और वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए बात करते हैं कि जो चक्रवात होता है उसमें पवन संचार परिधि से केंद्र की ओर बढ़ता है। अब देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि एक वायु होता है, एक पवन होता है, एक वाताग्र होता है। तो इनके विषय में देखिए, वैसे आप लोग जब पर्यायवाची पढ़ते हैं तो वायु का पर्यायवाची हवा, पवन, समीर इत्यादि होता है, लेकिन वायु या जो हवा होता है और इसके बाद में जो आपका पवन होता है और इसके बाद एक होता है वाताग्र, इन सब में तीनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं वायु। वायु का मतलब होता है विभिन्न गैसों का मिश्रण। विभिन्न गैसों का जो मिश्रण होता है उसे वायु कहते हैं, इसको आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। और इसके बाद में पवन, जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करती है तो उसे पवन कहते हैं। और जो वायु होता है वह हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं वाताग्र। जब दो भिन्न प्रकार की, जब दो भिन्न स्वभाव की वायु एक दूसरे से आपस में मिलती हैं तो वह अपना तापमान और आर्द्रता जैसे गुणों को बनाए रखने का अविरत प्रदर्शन करती रहती हैं, जिसके कारण उनके मिलन स्थान पर एक ढाल का निर्माण हो जाता है और इस ढाल को ही कहा जाता है वाताग्र नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, इधर जो आपका मान लीजिए ठंडी वायु है और इसके बाद में यहाँ पे गर्म वायु है। जब ये आपका ऊपर उठेगा तो यहाँ पे एक तरीके से ढाल का निर्माण कर देगा और इसी को कहा जाता है वाताग्र कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, बात करते हैं कि आपसे पूछा जाएगा जो चक्रवात होता है, तो चक्रवात जब उत्पन्न होगा तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों में उत्पन्न, मान लीजिए चक्रवात हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि उसका जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। तो बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है उसकी दिशा घड़ी की विपरीत दिशा होती है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होती है। इसका मतलब है पृथ्वी के घूमने की दिशा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। और इसके बाद में बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा, जो चक्रवात के पवन की दिशा होती है वो आपका क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में। देखिए, कभी कभी मैं तेज इसलिए पढ़ाता हूँ कि सोचता हूँ कि वीडियो कम समय में ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है तो देखना थोड़ा सा कम पसंद कर रहे हैं, इसीलिए मैं जो है कि तेज़ी से जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। अब देखिए, आज के वीडियो में थोड़ा सा स्लो पढ़ाया जाएगा जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। भले से थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए, कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो आप लोग, मैं जब तेज़ पढ़ाता हूँ और जब स्लो पढ़ाता हूँ तो कैसा मतलब किसमें बेटर है, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो उसी आधार पे मैं जो है कि आपको पढ़ाऊँगा। फिर देखिए, बाद में बात करते हैं यहाँ पे महासागर। ये जो महासागर होता है तो इसके आसपास में जो वायु होता है, तो अब क्या होगा, जब सूर्य की किरण पड़ेगी उसमें तो जो वायु होगा वो ठंडा हो जाएगा और इसके बाद में ठंडा होके आपका वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब वायु क्या होता है, जैसे वायु है उसको, यहाँ पे वायु है उसको हीट कर दिया जाएगा तो ये आपका गर्म होके हल्की हो जाएगी और ऊपर की ओर उड़ जाएगी। फिर देखिए, थोड़ा सा कंडेंस होगा, कंडेंस होने के पश्चात इसमें क्या होगा, थोड़ा बूंद का रूप धारण कर लेगा। फिर इसके बाद में जब हीटअप होके ऊपर की ओर उठेगा तो आपका ढेर सारा जो वायु होता है उसका रूप धारण कर लेगा और एक तरीके से चक्रवात का रूप, चक्रवात का विकराल रूप धारण कर लेता है, जिसमें हवाएं बहुत तेजी से आगे की ओर गमन करती हैं और भारी मात्रा में वर्षा भी होती है और तूफान तो आता ही है। और इसके बाद में देखिए, बात करते हैं कि जो आपका चक्रवात है तो जहाँ से उठता है वहाँ लो प्रेशर आता है और इसके बाद में जैसे जैसे देखिए आगे बढ़ा तो यहाँ पे आपका जो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए, यहाँ पे चक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। चक्रवात का मतलब जब चक्रवात आता है तो भारी मात्रा में तबाही करता है, वर्षा होती है, तूफान भी आता है, मतलब हवाएं तेजी से चलने लगती हैं। और इसके बाद में जब एंटी साइक्लोन का मतलब चक्रवात का उल्टा हो जाएगा, जब प्रति चक्रवात आता है तो उस समय मौसम क्या हो जाता है, मौसम साफ हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये याद करना है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो साइक्लोन होता है जहाँ से स्टार्ट होगा, अर्थात जो साइक्लोन का केंद्र होता है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है। तो जो साइक्लोन होता है जहाँ से इसका सेंटर जहाँ पे रहता है वहाँ पे लो प्रेशर रहता है, मतलब कम दबाव रहता है। और इसके बाद में जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वहाँ पे आपका
हाई प्रेशर मतलब अधिक दबाव रहता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे प्रति चक्रवात की, तो प्रति चक्रवात जहाँ से मतलब जो प्रति चक्रवात का जो केंद्र होता है वहाँ पे आपका हाई प्रेशर रहता है, और इसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर का मतलब यह दर्शाता है कि जो हवाएं हैं उनकी जो गति है वह कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, जो चक्रवात है उसमें क्या है, हवाओं की जो गति है वो आपका धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हवाओं की गति क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो साइक्लोन का केंद्र होता है इसको चक्रवात का आंख कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का आंख कहते हैं। और इसके बाद में चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है, चक्रवात के कारण किसी क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे फ्रंटल वर्षा कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं जो चक्रवात का केंद्र होता है, चक्रवात का केंद्र चक्रवात की आंख कहलाता है। और चक्रवात के आंख अर्थात केंद्र में वर्षा नहीं होती है। इसका मतलब जो भी चक्रवात के केंद्र के अंतर्गत जितने क्षेत्र आएंगे वहाँ पे वर्षा नहीं होगी। इसको आप लोग जो है कि एक बार थोड़ा सा वीडियो को बैक करके या पॉज करके फिर देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपका साइक्लोन है, तो जो साइक्लोन जहाँ से जिस सेंटर से आपका ये क्या होता है उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर रहता है। और इसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रेशर आपका बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेशर लिखा है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिखा है। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है प्रेशर वो यहाँ पे शुरू में आपका हो जाएगा 990 मिली बार, और इसके बाद में आपका आता है 998 मिली बार हो जाएगा। फिर आपका आता है 1005 मिली बार, फिर 1010 मिली बार हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है 1000 आपका 15 मिली बार। तो इस तरीके से प्रेशर होता है जो भी चक्रवात है। अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि चक्रवात का एक ही बार, मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा पढ़ा जाए कि जो चक्रवात है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो जो चक्रवात होता है जहाँ से सेंटर से उत्पन्न होगा उसका जो सेंटर होता है, सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर को आंख कहा जाता है। और इसके बाद में चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है इसे फ्रंटल वर्षा कहा जाता है। और इसके बाद में जो प्रेशर होता है शुरू में आपका केंद्र पे लो प्रेशर, और इसके बाद में आगे की ओर बढ़ेंगे तो हाई प्रेशर हो जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं जो प्रति चक्रवात होता है। तो प्रति चक्रवात जहाँ से इसका सेंटर होता है यहाँ पे प्रेशर आपका हाई प्रेशर होता है, और इसके बाद में आगे जैसे बढ़ेंगे आपका लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं देखिए अभी आपको पहले ही शुरू वाली स्लाइड में बताया था कि जब चक्रवात उत्पन्न होता है तो उत्तरी गोलार्ध में इसका जो डायरेक्शन होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ मैं और जूम कर दे रहा हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है आपका वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा का मतलब पृथ्वी के घूमने की दिशा, पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात घड़ी के विपरीत की दिशा। जो चक्रवात होता है तो ये जब ये आपका 0 डिग्री आपका अक्षांश रेखा जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ऊपरी वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो अब देखिए जो चक्रवात यदि उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका जो घूमने का डायरेक्शन होगा वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा, या कह सकते हैं पृथ्वी के घूमने की दिशा की ओर आपका इसके हवाओं का डायरेक्शन रहता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए एक ही याद रखिए, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है। एक चीज़ से आप 2 चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। पहली बात आप याद करिए कि जो चक्रवात होता है उसका उल्टा प्रति चक्रवात होता है। इसका मतलब चक्रवात में अगर कोई काम सीधे सीधे हो रहा है तो उसका उल्टा अगर कर देंगे तो प्रति चक्रवात हो जाएगा। जैसे चक्रवात में हम लोग पढ़े थे कि सेंटर पे लो प्रेशर होता है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे आपका हाई प्रेशर होता है। प्रति चक्रवात में जस्ट उल्टा, आपका सेंटर पे हाई प्रेशर और इसके बाद में आगे बढ़ते जाएंगे तो लो प्रेशर। ऐसे चक्रवात में क्या होता है कि चक्रवात आपका उत्तरी गोलार्ध में यदि उत्पन्न होता है तो ये क्या करेगा, आपका राइट साइड मुड़ जाएगा। इस तरीके से राइट साइड मुड़ने का कार्य करेगा। लेकिन मैं बात करता हूँ जो प्रति चक्रवात होगा वो आपका लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा। प्रति चक्रवात क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से आपका घूम जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में हो जाएगा।
अगर जैसे प्रति चक्रवात में जो हवा की दिशा पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, तो आप बताएंगे इस तरीके से, आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जो साइक्लोन होता है उसका क्या होगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब बाद में दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो जो आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, इसमें साइक्लोन अर्थात चक्रवात यदि उत्पन्न हो रहा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहीं पे आपका जो एंटी साइक्लोन है, प्रति चक्रवात है, इसका डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए मैं फिर आपका रिवीजन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी एग्जाम में जैसे ऐसे पूछता है कि आपका, देखिए एग्जाम में क्या पूछ देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्या है, हम लोग को सभी जानकारी लेना है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब उत्तरी गोलार्ध, और उसके बाद में साउदर्न हेमिस्फीयर का मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो पहले हम लोग साइक्लोन की बात करते हैं। जो चक्रवात होगा वो आपका यदि आपका उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न हो रहा है तो इसके जो हवाओं की दिशा हो जाएगी वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा, अर्थात पृथ्वी भी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घूम रही है, या कह सकते हैं पृथ्वी के घूमने की दिशा में। और इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे, अब इसके बाद यहीं चले आते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन उत्पन्न होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अब हम लोगों को साइक्लोन के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल गई, तो इसका क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। अभी साइक्लोन का जो हवाओं का डायरेक्शन था उत्तरी गोलार्ध में आपका काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा। तो यहाँ पे जो एंटी साइक्लोन होगा, जो प्रति चक्रवात होगा, इसका डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बाद में बात करते हैं कि चक्रवात का आकार, जो चक्रवात का आकार होता है वो आपका गोलाकार भी हो सकता है और अंडाकार हो सकता है, और चक्रवात ऐसे बी के आकार में भी चक्रवात उत्पन्न हो सकता है। और इसके बाद में बात करते हैं चक्रवात। चक्रवात उस स्थान की वर्षा एवं तापमान की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, चक्रवात जो होता है उसके कारण उस स्थान के वर्षा एवं तापमान की अवस्था में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। फिर बाद में बात करते हैं चक्रवात के प्रकार। तो देखिए जो चक्रवात होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात होता है, एक आपका होता है उष्ण कटिबंधी चक्रवात। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात के विषय में, मतलब टेम्परेट साइक्लोन। जो आपका टेम्परेट साइक्लोन होता है इसका स्थिति 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में होता है। और इसके बाद में दिशा क्या होती है, पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है। और चलने का जो पथ होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, जो शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात होता है तो इनके जो चलने का पथ होता है इसे कहा जाता है झंझा पथ। और इसके बाद में शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात उतना ज़्यादा मतलब आपका तबाही नहीं मचाते हैं जितना उष्ण कटिबंधी चक्रवात मचाते हैं। इस कारण आपका जो शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात होता है इसकी जो गति होती है 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मतलब एक तरीके से न्यूनतम स्पीड होती है। और इसके बाद में बात करते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति होती है वह ध्रुवीय पवनों के कारण होती है। अब हम लोग क्या है, इसका जो है कि एक तरीके से ग्लोब में भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद में उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, जो आपका उत्तर पश्चिम जो भारत है वहाँ पे जो शीत ऋतु में वर्षा होगी इसी साइक्लोन के कारण होती है। फिर देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात किए थे कि जो शीतोष्ण कटिबंधी जो साइक्लोन होता है उसकी जो उत्पत्ति होती है वह 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। और इसके बाद में जो आपका 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश होता है इसको कहा जाता है अश्वक्षांश कहा जाता है, या उपोष्ण उच्च दाब पेटी इसको कहा जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बाद में बात करते हैं कि आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो आपका इनके जो बीच का है जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय
आपका जो चक्रवात होगा वह उत्पन्न होता है। और इनकी जो गति होती है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इनका गति क्या है, 32 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन यही उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इसकी जो सामान्य गति, अब समझ लीजिए सामान्य गति की बात कर रहा हूँ, और जो स्पीड है वो तो बढ़ सकता है। सामान्य गति 80 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मतलब कितना खतरनाक होता है। और इसके बाद में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो चक्रवात होता है ये आपका 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उत्पन्न होता है। लेकिन ये आपका उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये आपका जो चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो खत्म हो जाता है। अर्थात जैसे 30 डिग्री के पास में जाएंगे, उधर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए आप लोग मतलब एक चीज़ देखे होंगे कि जब भी चक्रवात आता है वह उड़ीसा की ओर ही आता है, उत्तर प्रदेश की ओर नहीं आता है। तो इसका मतलब ये कारण है कि जैसे जो उड़ीसा वगैरह हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, तो ये तटवर्ती सीमा वाले राज्य हैं। वैसे तटवर्ती सीमा वाले जो राज्य हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, 9 संख्या है। मैं भारत के भूगोल के समान परिचय में इसको बताया हूँ। तो आपका देखिए जो चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो केवल तटीय भाग में प्रभावी होता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं भिन्न देशों में, विभिन्न देशों में जो चक्रवात होता है उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे भारत में चक्रवात का नाम चक्रवात कह लेते हैं, गर्त कह लेते हैं और अवदाब कहते हैं। इसको आप लोग देखिए थोड़ा सा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं जापान में जो चक्रवात होता है उसका नाम टाइफू होता है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में चक्रवात का जो नाम होता है हरिकेन व टार्नेडो होता है। यहाँ पे देखिए जो जापान की राजधानी टोक्यो, भारत की राजधानी नई दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया जो होता है वहाँ पे चक्रवात का नाम बिली बिली व टार्नेडो होता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और इसके बाद में चीन की राजधानी बीजिंग है और फिलीपींस की राजधानी आपका मनीला हो जाएगा। मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो चक्रवात होता है उसका नाम होता है टाइफून होता है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो आपका यहाँ पे भारत में जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है इसका जो समय होता है अप्रैल से लेके दिसंबर तक होता है। इसके बाद में चीन ऊन वाला जो इलाका होता है इधर वो आपका अप्रैल से लेके जनवरी तक रहता है। टाइफून जो हो जाएगा यहाँ पे आपका देख लीजिए, ये जो चीन व फिलीपींस है तो यहाँ पे टाइफून है, तो जो टाइफून वाला एरिया आ जाएगा वो अप्रैल से लेके जून तक। और इसके बाद में जो साइक्लोन जो ऑस्ट्रेलिया होता है यहाँ पे बिली बिली, और इसके बाद में टार्नेडो होता है तो ये आपका अक्टूबर से लेके मई तक होता है। फिर यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं हरिकेन की। तो जो हरिकेन आपका होता है वो जून से लेके अगर इस वाले तट की बात करेंगे तो यहाँ पे जून से लेके नवंबर तक, और इधर वाले तट की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा मई से लेके नवंबर तक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए ये जो आपका रेयर साउथ अटलांटिक जो दक्षिण अटलांटिक होता है उधर आपका रेयर केस में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पाए जाते हैं तो जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर होता है उस क्षेत्र में आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पाए जाएंगे। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बाद में बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यही होता है कि तीव्र पवन जो पवन होता है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से चलता है। और इसके बाद में बात करते हैं तूफानी तरंग केंद्र में दाब कम और इसके बाद में बाहर अधिक दाब रहता है, जिसके कारण उच्च ज्वार के समय तूफानी तरंगों की ऊंचाई बढ़ जाती है। मतलब इतना समझिए जो तूफानी तरंग होती हैं केंद्र में उनका जो दाब होता है कम होता है, लेकिन जैसे जैसे बाहर जाते हैं दाब का मान बढ़ता जाता है और उच्च ज्वार जब होता है तो उस समय जो आपका तूफानी तरंगे होती हैं उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, जिसके कारण जो चक्रवात होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो अपना विकराल रूप धारण कर लेता है और
उस कारण जब वो अपना विकराल रूप धारण कर लेता है तो जो भी तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत तेजी मात्रा में हवाएं चलने लगती हैं और इसके बाद में भारी मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाती है। फिर देखिए बाद में बात करते हैं कि प्रभाव। तटीय इलाकों में चक्रवात 180 किलोमीटर प्रति घंटा से टकराते हैं और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसका प्रभाव ये होता है कि जैसे जो भी समुद्र के आसपास में जो भी बालू वालू होते हैं, जब ये तूफान तेजी से चलता है तो हवाएं क्या करती हैं, बालू को उठाकर जो आपका कृषि वाली भूमि होती है वहां पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसके कारण जो कृषि वाली भूमि होती है उसकी उर्वरक क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसका मतलब एक दोष भी है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि आपका भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भारत कर्क व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत क्या है, कर्क व उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात है, इसके बाद में राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़ आता है, फिर आता है आपका झारखंड आता है, झारखंड के बाद आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका आता है त्रिपुरा आता है, फिर आपका आ जाएगा मिजोरम आ जाता है। इस तरीके से आपका 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये भी कमेंट करिएगा कि जो भारतीय मानक समय है वह अंतर्राष्ट्रीय मानक समय या प्रधान यामोत्तर जो रेखा है 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से कितना घंटा आगे है। और इसके बाद में बात करते हैं कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसके जो पवन का वेग होता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 225 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। फिर बाद में बात करते हैं इसकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है। तो उष्णकटिबंधीय सागरी भागों में गर्मी के समय आप लोग देख रहे हैं कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जैसे जैसे गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे जो महासागरी भाग है, तो गर्मी के कारण, गर्मी की अधिकता के कारण, अब देखिए ज़्यादा मात्रा में गर्मी अगर होगी तो जो महासागर है वहाँ की जो वायु है वो जल्दी जल्दी ठंडा होकर ऊपर उठती जाएगी, जिसके कारण वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और इसके बाद में जहाँ आपका आगे की ओर बढ़ते जाएगी तो वहाँ पे हायर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके कारण चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा। फिर बाद में बात करते हैं कि भारत में जो आपका अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उसका जो समय है अप्रैल से लेकर नवंबर तक है। देखिए वैसे क्या है, थोड़ा मोड़ा दिसंबर तक भी माना जा सकता है। और इसके बाद में बात करते हैं कि उड़ीसा में चक्रवात होता है, उसको उड़ीसा में जो यही चक्रवात होता है उसको सुपर साइक्लोन की दर्जा दी गई है। सुपर साइक्लोन की दर्जा इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे जो वायुदाब है उसका अंतर 40 से 55 मिलीबार तक होता है। और इसके बाद में जो पवन की गति है वो मतलब ऐसे लगभग में 225 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास मानी जाती है। फिर बाद में बात करते हैं कि उड़ीसा में सर्वप्रथम जब उड़ीसा में तो वैसे चक्रवात आता रहता है, लेकिन जब 1999 के पास में चक्रवात आया था तो उसकी जो स्पीड थी 270 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक थी। इस कारण जो भी चक्रवात आपका उड़ीसा के तट पर आता है उसको सुपर साइक्लोन की दर्जा दे दी गई है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए जो भारत है हमारा, भारत की अवस्थिति है 8:04 से लेके 37:06 उत्तरी 8:04 से लेके 37:06 तक आपका जो उत्तरी अक्षांश है उसके मध्य में भारत का अक्षांशीय विस्तार या भारत का जो अवस्थिति है भारत स्थित है। तो यहाँ बात करते हैं हमारा जो भारत है वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए जो यहाँ चक्रवात उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फिर देख लीजिए यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इनके जो मध्य का जो समय होता है उसे कहा जाता है
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का, या आपका दक्षिणी अक्षांश भी इतना मान लेंगे, 23.5 से 66.5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के जो मध्य का जो आपका क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। और इसके बाद में जो दक्षिण का रहेगा उसे कहा जाएगा दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। फिर बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे आपका 66.5 से लेके आपका जो ध्रुव पर होता है वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ का जो कटिबंध होगा उसे शीत कटिबंध कहते हैं। और इसके बाद में अगर दक्षिण की ओर यही हो रहा है तो इसको दक्षिण शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पे आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब देखिए जो चक्रवात उत्पन्न होता है तो जहाँ से इसका सेंटर होगा यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और इसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहाँ पे हायर प्रेशर होता है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, और इसके बाद में जो प्रति चक्रवात होता है उसका डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। और इसके बाद में यदि मैं बात कर लूँ यहाँ पे आपका दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और जो आपका प्रति चक्रवात होता है उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। और प्रति चक्रवात जहाँ से उत्पन्न होता है वहाँ पे प्रेशर आपका हायर प्रेशर होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा, अर्थात मौसम साफ होता जाएगा। जब चक्रवात आता है तो मौसम गड़बड़ हो जाता है, भारी मात्रा में हवाएं चलती हैं और तीव्र वर्षा होती है, और इसके बाद में जब प्रति चक्रवात आता है तो मौसम क्या होता है आपका साफ हो जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए थोड़ा सा आप लोग ये नोट पॉइंट है पूरा, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो वायु दाब होता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और इसके बैरोमीटर के खोजकर्ता का नाम है, लिख लीजिएगा, ई टॉर्सैली। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ई टॉर्सैली, इनका नाम है ई टॉर्सैली, जिन्होंने बैरोमीटर की खोज की। और इसके बाद में यदि बैरोमीटर में क्या रहता है, पारा रहता है, यदि बैरोमीटर में जो पारा रहता है वो तेजी से बढ़ रहा है, बैरोमीटर में अगर पारा बढ़ रहा है इसका मतलब जो मौसम है साफ है। मौसम साफ का मतलब प्रति चक्रवात की स्थिति है। और यदि अचानक पारा यदि अचानक गिर गया, जो आपका बैरोमीटर है उसमें पारा यदि अचानक गिर गया तो चक्रवात आने की अवस्था होती है। फिर यदि पारा अचानक गिरता है फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो उस समय वर्षा की स्थिति की चेतावनी की जाती है। फिर बाद में थोड़ा सा बात करते हैं, जो चक्रवात होता है उसकी शक्ति को टी स्केल पर मापा जाता है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक वायुमंडलीय जो दाब होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.0132 गुणे 10⁵ आपका पास्कल हो जाएगा। पास्कल कह लीजिए या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह लीजिए। और इसके बाद में इसको लिख सकते हैं 10.3 मीटर जो जल का स्तंभ होता है उसके बराबर भी वायुमंडलीय दाब होता है, या 760 mmHg पारे के स्तंभ के बराबर भी आपका वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए बाद में हम लोग आगे बात करते हैं, नोट्स पॉइंट इसको लिख लीजिएगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है यह आपका अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और जो चीन के पास में चीन सागर है, इधर आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पाया जाता है। और इसके बाद में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है कैरेबियन सागर, चीन सागर, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के पास में आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाया जाता है। तो भारत की जो अवस्थिति है वो आपका हिंद महासागर की ओर ही है, तो इसलिए हमारे तरफ भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाया जाता है। और यह तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे चक्रवात आपका नहीं पाया जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो इसको लिख लीजिएगा, दक्षिणी अटलांटिक सागर व पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ समुद्र सतह का तापमान कम होता है। जो भी तापमान होता है चक्रवात के लिए वो आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान रहना चाहिए। यदि इससे कम तापमान है
तो समझ लीजिए उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो आपका उत्पन्न नहीं होगा। फिर देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, जैसे रेलवे हो गया या आपका यूपीएसआई वगैरह में अगर एक दो नंबर का जो भी प्रश्न है तो उसके लिए 2019 में कुछ चक्रवात आए थे। एक चक्रवात आया था पाबुक, जिसका नाम था वो आपका थाईलैंड, म्यांमार, अंडमान द्वीप समूह में आया था। तो आपको पता होगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होता है, म्यांमार की राजधानी नई पाई ताओ होता है, और जो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं कि 2020 में जो तूफान आया था वो आपका अम्फान आया था, मई पश्चिम बंगाल में आया था और इसके बाद में उड़ीसा में आया था। तो अब एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्फान जो तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर 2020 में आया था, इसका नाम किसने दिया था, तो इसका नाम थाईलैंड ने दिया था। और इसके बाद में बात करते हैं निवार नामक का एक तूफान आया था नवंबर में। निवार नामक का एक तूफान 2020 नवंबर में तमिलनाडु व पुडुचेरी के पास में आया था। वो आपका इसका जो नाम निवार दिया था ईरान ने दिया था। तो आप लोग देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप और इसके बाद में तमिलनाडु, पुडुचेरी, ईरान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ओमान, इन सभी की राजधानी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं आपका 48 जो भी देश हैं तो इनकी राजधानियों को मैं बताया हूँ। और इसके बाद में अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके मतलब उनकी अवस्थिति और इसके बाद में उनकी राजधानी के विषय में वीडियो आपको मैं जो है कि लाने वाला हूँ आपके लिए। तो यहाँ देखिए बाद में बात करते हैं 2021 में अभी एक लेटेस्ट, ये जो लेटेस्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2021 में जो आया ताउते आया है, ये आपका पहले गोवा के पास में आया था, लिख लीजिएगा, पहले गोवा के पास में आया था, फिर आपका महाराष्ट्र की ओर गया, फिर आपका गुजरात की ओर गया और इसके बाद इसका कुछ प्रभाव राजस्थान के इलाके में भी देखा गया। और जो चक्रवात जब तटीय इलाके में आता है तो जब हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो आगे मानसून बढ़ता है, तो जो भी इलाके इससे दूर होते हैं वहाँ पे भी वर्षा होती है। अभी हमारे भी क्षेत्र में वर्षा हुई थी। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा जो ताउते तूफान है, चक्रवात है, वो आपका गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में आया था। और इसके बाद में अभी देखिए 25 से लेके कोलकाता मौसम विभाग ने एक तरीके से गाइडलाइन जारी की है कि 25 से लेके 28 मई के आसपास में यस नामक का जो तूफान है बंगाल की खाड़ी के पास में पश्चिम बंगाल में आपका आने वाला है और ये धीरे धीरे बांग्लादेश की ओर बढ़ेगा। तो जो यस तूफान है वो आपका जो अम्फान तूफान था, ये आपका अम्फान तूफान था उसी के तरीके है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा कम है। यस तूफान का जो प्रभाव है वो अम्फान जो तूफान है उसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। तो जो अब बात करते हैं कि यस तूफान है उसका नाम किसने दिया, तो ओमान ने उसका नाम दिया, यस दिया। और इसके बाद में बात करते हैं चक्रवात का पूर्वानुमान। चक्रवात का जो पूर्वानुमान है वो भारतीय मौसम विभाग IMD नई दिल्ली में जिसका मुख्यालय है वो आपका करता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, IMD का फुल फॉर्म, IMD का मतलब होता है इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो जाएगा, भारतीय मौसम विभाग जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, जो चक्रवात इत्यादि जो मौसम के संबंध में जो भी घटनाएं होती हैं उनकी सूचना भारत सरकार को देता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए और इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, बेल आइकन को दबा लीजिए और इसके बाद में अपने दोस्त से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे उन्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद।